नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई बेटे शुभचिंतक का। दोस्तों, आज हम आपके बीच पुनः उपस्थित हुए हैं और हम बात करेंगे, जैसा कि कल हमने अपने लाइव प्रोग्राम में आपसे चर्चा की थी कि हमारे प्रदेश में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह बेलगाम है। उसी की दूसरी कड़ी में तो कल वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, लगभग 20 मिनट का, और हम आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते। इसीलिए अपने इस कड़ी में आज दूसरे भाग में आज आपको मैं सबूत चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर ऐसा मैं कहने पर विवश क्यों हुआ। इस पर हमें सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा हर भाई जो इन समस्याओं से पीड़ित है और लगभग हमारे प्रदेश का, हमारे देश का 70% भाई बंधु सरकारी विभागों की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहा है। वह IGRS पे जा रहा है, 112 को कॉल कर रहा है, DM से मिल रहा है, जनता दरबार में जा रहा है। उसे मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन, और हमारी सरकार कहती है कि हमने प्रदेश की जनता की आय को 3 गुना कर दिया है। हमारी सरकार कहती है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहते हैं कि हमने जनता की सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया है। हमारे प्रदेश की जनता जैसे राम राज्य के समय हंसी खुशी से जीवन यापन कर रही थी, आज भी उसी प्रकार कर रही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह तो हम जानते हैं और आप जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जाने भी तो जाने कैसे, क्योंकि वे सिर्फ वही नहीं, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जितने भी अब तक मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, सभी जनता से दूर हो जाते हैं। उनका प्रोटोकॉल उन्हें जनता से दूर कर देता है। उनकी सुरक्षा प्रभावित न हो, इसलिए उन्हें जनता के बीच आने नहीं दिया जाता है। और आते भी है कभी काल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, तो पहले से उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। अर्थात जब वे अस्पताल में छापा डालने जाते हैं, औचक निरीक्षण करने जाते हैं, तो उनके PA, उनके सचिव अस्पताल प्रशासन को पहले से अलर्ट पर कर देते हैं कि आज माननीय मंत्री महोदय का दौरा है, आज स्वास्थ्य मंत्री का दौरा है, आज मुख्यमंत्री का दौरा है। तो आज जब उनको यह संदेश मिल जाता है, तो हमारा स्वास्थ्य प्रशासन क्या करता है, वह हर उस पेशेंट को जो बगावत कर सकता है, चिकित्सा घोटाले का शिकार है, चिकित्सा परिचालन का शिकार है, वह अपनी बात मंत्री जी से न रख दे, तो ऐसे मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर कुछ वार्डों को चाक चौबंद कर दिया जाता है। उसमें अपने लोगों को बिठा दिया जाता है मरीज बना करके, और मंत्री जी के सामने पूरी व्यवस्था का खाका खींच दिया जाता है कि हमारे अस्पताल में, हमारे चिकित्सा संस्थान में किस प्रकार न्याय का बोलबाला है, किस प्रकार जनता को समस्याओं को, मरीजों की देखभाल की जाती है। और हमारे मंत्री महोदय अस्पताल प्रशासन की पीठ थोप करके चले आते हैं और जनता में कहते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं कि हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था सबसे उत्तम है, किसी भी मरीज को कोई शिकायत नहीं। जबकि आए दिन हर चिकित्सा संस्थान में वहाँ की दुश्वारियों को लेकर के, वहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर के, डॉक्टरों की मनमानी को लेकर के, अस्पतालों में चहेतों के ठेकों को लेकर के, दवा माफियाओं के चहेतों को लेकर के आए दिन तीमारदार और मरीजों का इन अस्पताल प्रशासन से कहा सुनी होता रहता है। और कभी कभी झड़प इतनी पहुंच जाती है कि हाथापाई, लाठी डंडे, थाना पुलिस की नौबत आ जाती है। आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है?
क्या हम अपने मरीज को लेकर के वहाँ झगड़ा करने के लिए जाते हैं? क्या हमारे माथे पर झगड़ालू होने का ठप्पा लगा हुआ है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ झगड़ा ही करेंगे? हमारी दुश्वारियों को, हमारी परेशानियों को, हम वहाँ किस मुसीबत में गए, किस दुख के मारे वहाँ गए, आखिर हमें जाना क्यों पड़ा वहाँ? अस्पताल में जाना कौन चाहता है? मजबूरी में हम सभी जाते हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं, जब हमें हमारे मरीज को, हमारे परिजन को, हमारे पेशेंट को उचित इलाज नहीं मिलेगा, हमें पैसा देने के बाद भी हमें उचित इलाज नहीं मिलेगा, हमारे साथ अनदेखी की जाएगी, हमारा उत्पीड़न किया जाएगा, तो यह लाजमी है कि हम कहा सुनी करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। जब वहाँ के उच्चाधिकारी ये चोटी नहीं सुनते हैं, तब हमें कभी कभी, मैं मानता हूँ, कानून को भी हाथ में लेना पड़ जाता है। और वह कानून का हाथ में लेना हमारी दैनिक क्रिया में शामिल नहीं होता है, वह हमारी मजबूरी होती है। क्योंकि हम अपने परिजन को किसी भी प्रकार की, जो पहले से कष्ट में है और कष्ट में नहीं देख सकते, यही मजबूरी हमारी होती है कि हम अस्पतालों में जा कर के, या सरकारी संस्थानों में जा कर के, या पुलिस थानों में जा कर के, या डीएम ऑफिस, अन्य सरकारी संस्थानों में, विभागों में जा कर के हम थोड़ा बहुत उग्र होते हैं। वहाँ उग्र होना हमारी दिनचर्या में शामिल नहीं है, वह हमारी मजबूरी होती है कि जो प्रशासन, जो सरकार कान में तेल डाल करके, रुई डाल करके सो रही है, उसे जगाने का यही एकमात्र रास्ता बचता है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, देवरिया कांड अभी आपने देखा, हाथरस कांड देखा, गाजियाबाद कांड देखा, मुजफ्फरपुर नगर कांड देखा, अन्य कांड आप देखते चले आ रहे हैं। उन्नाव कांड आपने देखा, चिन्मयानंद स्वामी कांड आपने देखा। जब तक सरकार के सर के ऊपर से पानी नहीं बहने लगता है, अर्थात सरकार का जीना मुहाल नहीं हो जाता है, तब तक हमारी सरकार जागती नहीं है। जागती तब है जब हम वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाकर के पेट्रोल डाल लेते हैं, जब हम टंकी पर चढ़ जाते हैं, जब मैं परिवार सुसाइड करने की धमकी देते हैं, जब हम उनके काफिले के आगे आ जाते हैं, तब हमारी सरकार सुनती है। और ऐसी नौबत क्यों आती है? ऐसी नौबत इसलिए आती है मेरे दोस्तों कि हमारी सरकार का प्रबंधन ठीक नहीं है। हमारी सरकार अपनी सरकारी संस्थाओं पर, खासकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उन्हें इतनी छूट दे दी है कि हम मजबूर हो करके हमें उग्र होना पड़ता है, हमें कानून हाथ में लेना पड़ता है, हमें अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान को भी तार-तार करना पड़ जाता है कभी कभी, जो कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन मरता क्या न करता। ऐसा मैं किसी को करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, न तो इसको वाजिब ठहरा रहा हूँ। मैं सरकार की आंखों पर पड़ी पट्टी को खोलने की चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि एक समाज सेवी होने के नाते जनता के दुख दर्द को उनसे निजात दिलाने के लिए जो पिछले 12 वर्षों से मैं यह लड़ाई लड़ रहा हूँ, उस लड़ाई को कारगर होने तक सार्थक करने के लिए मैं जनता को भी जागरूक करने की चेष्टा कर रहा हूँ सरकार के साथ साथ, कि हर जगह सरकार उपस्थित नहीं होती है, अन्याय के खिलाफ हम ही को आवाज़ उठानी ही पड़ती है। जैसे आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा पिछले 12 वर्षों से उठा रहा है, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, न्याय को लेकर के, रोजगार को लेकर के। लेकिन हमारे सरकार की आंखों पर पड़ी पट्टी अभी तक नहीं खुली कि शिक्षा का इतना बड़ा व्यापक रूप में व्यवसाय क्यों हो रहा है, चिकित्सा का इतने व्यापक रूप में व्यवसाय क्यों हो रहा है, न्याय का व्यवसायीकरण क्यों हो गया। रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए, रोजगार के लिए तो हमारे युवा भाई ही जिम्मेदार हैं, जो जातिवाद में बढ़ करके, जबकि आज के समय में हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे युवा देश है, अर्थात युवाओं की जनसंख्या हमारे भारत, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है हमारे भारत में। वही युवा भाई जब सांप्रदायिकता के चोला ओढ़ करके, अपने पराये की राजनीति करके
अपनी पार्टी, पुरानी पार्टी की राजनीति करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की राजनीति करके अपनों का साथ देता आएगा, भले ही अपना गलत क्यों ना हो, अपनी पार्टी कितनी गलत क्यों ना करती हो, तो हमें बेरोजगार के लिए, हमें रोजगार के लिए तो लाठियाँ स्वयं खानी ही पड़ेंगी, क्योंकि इसका बीज हमने स्वयं बोया है। आप देख ही रहे हैं पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, पिछले 6.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान हमें क्या मिला? महंगाई से निजात मिली? नहीं मिली। हमारे प्रदेश के गड्ढे भरे? नहीं भरे। आतंकियों के सर को काट के लाया गया? नहीं लाया गया। जनता भ्रष्टाचार से निजात पाई? नहीं पाई। नदियां साफ हुई? नहीं साफ हुई। गोद लिए गांव की दशा सुधरी? नहीं सुधरी। स्मार्ट सिटी कितने बनकर तैयार हो गए 9 वर्षों में? एक भी नहीं। हाँ, जो कार्य हुआ उस पर मैं गिना रहा हूँ। 500 करोड़ की पार्टी आज 5000 करोड़ की पार्टी बन चुकी है। हर सांसद, विधायक, मंत्री अरबपति बन चुका है। हर छुटभैया नेता आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। हर राम मंदिर के नाम पर चंदा बिटोरने वाला आज सीना ठोक करके अपने गरीब भाई का उत्पीड़न कर रहा है। गरीब क्षत्रिय का उत्पीड़न कर रहा है। ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण का उत्पीड़न कर रहा है। वैश्य गरीब वैश्य का उत्पीड़न कर रहा है। शूद्र गरीब शूद्र का उत्पीड़न कर रहा है। हिंदू अपने गरीब हिंदू भाई का उत्पीड़न कर रहा है। मुस्लिम अपने मुस्लिम गरीब भाई का उत्पीड़न कर रहा है। सिख की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे सिख के भाई भारत की सच्ची धरोहर है, जिन्होंने कभी भी सांप्रदायिकता का चोला नहीं ओढ़ा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपने समाज के मान सम्मान को स्वतः बरकरार रखे। लेकिन अन्य हम सब मिलकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूँ, इसके जिम्मेदार हमारे युवा भाई हैं, हम हैं, आप हैं। अगर आप नहीं होते तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, जो पिछले 12 वर्षों से आपके लिए मुफ्त शिक्षा की बात को वकालत कर रहा है, आपके लिए मुफ्त चिकित्सा की वकालत कर रहा है, आपके लिए मुफ्त न्याय की वकालत कर रहा है और आपके लिए रोज़गार गारंटी की बात कर रहा है, तो अगर आप जागरूक होते तो अपने इस छोटे भाई संजय सिंह राणा का साथ देते कि हाँ, यह हमारा छोटा भाई एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तविक मुद्दों की बात कर रहा है, वास्तविक मुद्दों पर राजनीति कर रहा है, वास्तविक मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी आज हमारे देश को सख्त ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, आज आपका यह छोटा भाई अकेला नहीं होता। 12 वर्षों के संघर्ष के दौरान भी आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आज भी अकेला है। तो यह हमारी और आपकी गलती के कारण है और इस गलती को सुधारना भी हम ही और आपको है। तो मैं बात कर रहा था मेरे दोस्तों, मैं उदाहरण के साथ, कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन बेलगाम है। आप थानों में चले जाइए, कंप्लेन करिए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप थाने में चले जाइए, अगर किसी दरोगा से आपकी सेटिंग है, अगर आप वहाँ बाईपास का काम करते होंगे, तो आपका गैरकानूनी काम भी बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। भले फर्जी FIR आप दर्ज करवा रहे हो, दर्ज हो जाएगी। लेकिन आपका सर फूट गया है और आप थाने में गए, आपके सर से खून बह रहा है, फिर भी घंटों आपको थाने में बिठाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि आप में सुलह करा दिया जाए, लेकिन आपकी FIR दर्ज करने की चेष्टा नहीं की जाएगी। यह हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सबसे बड़ी भूल है, जिन्होंने पुलिस को इतनी छूट दे रखी है। दूसरी बात, अगर हमारे लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, हर चौराहे पर ऑनलाइन चालान के लिए कैमरे लग चुके हैं। सबको पता है, लखनऊ के लगभग 90% हिस्से में ऑनलाइन चालान के कैमरे लगे हुए हैं। फिर
इन पुलिस वालों के हाथ में कैमरा क्यों? भ्रष्टाचार करने के लिए, वसूली करने के लिए? क्या यह सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? कैमरे की आड़ में जब ऑनलाइन चालान हो रहा है हमारे लखनऊ में, तो गाड़ियों को क्यों रोका जा रहा है? हेलमेट नहीं पहने हैं तो वहाँ चालान गया, ऑनलाइन कैमरा फोटो खींचा, वहाँ गया चालान, उनके मोबाइल पर SMS पहुँच गया। रेड सिग्नल जंप किया, ऑनलाइन कैमरे ने चालान कर दिया। इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के, होमगार्ड के हाथ में, कांस्टेबल के हाथ में कैमरे क्यों? क्या आपको नहीं लगता इनका कार्य सिर्फ इतना है कि वो फोटो खींचने के बहाने आपको रोक करके आपसे अवैध वसूली करें? इसकी छूट इन्हें किसने दी? और आपकी क्या मजाल, आपकी क्या मजाल कि आप इनकी इस हरकत पर टीका टिप्पणी कर दें, टोका टिप्पणी कर दें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप सबसे बड़े आतंकवादी हैं। तुरंत आपको थाने में चेयर पे बिठाया जाएगा, नीचे बिठाया जाएगा पकड़ करके। अगर आपके थोड़े से बड़े बाल हैं तो बालों को पकड़ के घसीटा जाएगा और आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाएगा, कि ताकि आप अगली बार ऐसी गुस्ताखी न कर सकें। इतना हतोत्साहित आपको कर दिया जाएगा कि आप अगली बार, या भले ही किसी से जबरदस्ती उनके हाथ में, जेब में हाथ डाल करके रुपए निकाल रहे हों, आपके इतनी हिम्मत ना हो कि आप उसे टोक सकें, क्योंकि पुराना आपके साथ जो आपकी खातिरदारी हुई वो आपको याद आ जाए मेरे दोस्तों। और यहाँ गलती किसकी है? हमारी है। अगर हम एक के साथ गलत होता हुआ देखते हैं तब वहाँ 10 नहीं इकट्ठे हो जाते हैं। हम 10 खड़े होकर के तमाशा देखते हैं कि चलो मेरे साथ तो नहीं हुआ, हेलमेट नहीं पहना है, कोई बात नहीं, मार खाने दो। मेरे दोस्तों, हेलमेट नहीं पहना है तो उनको यह अधिकार नहीं है कि वो आपको हाथ उठा सकें। उनको यह अधिकार नहीं है कि आपके गिरेबान पर हाथ डाल दें, आपके साथ बदतमीजी करें, गाली गलौज करें। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो ऑनलाइन कैमरा लगा हुआ है, वो आपका चालान करेगा, और चालान की जो मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा, आप ऑनलाइन जमा करके उस चालान से निजात पा सकते हैं। लेकिन इन्हें मारने का अधिकार किसी को नहीं, जबकि हमारा कानून ही कहता है, पुलिस विभाग ही कहती है, कैमरे का इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ 2 स्टार को है, 2 स्टार लगे हुए दरोगा को है। लेकिन हमारे प्रदेश में पुलिस जब बेपरवाह हो गई है, बेलगाम हो गई है, तो इन पर लगाम लगाए तो कौन? और सरकार को जो ये अधिकारी रिपोर्ट देते हैं वही सरकार मान करके अपने प्रदेश में अमन और चैन की दुहाई देती है। मेरे दोस्तों, ऐसी अनियमित गैर कानूनी कृत्यों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, खुल करके निडर होकर के विरोध करता हूं और सरकार को इस पर आईना दिखाने की चेष्टा करता हूं। सरकार को बार बार मैं रिपीट कराता रहूँगा, भले सरकार मुझे जेल भेज दे, कि यह सरासर हमारे प्रदेश में गलत हो रहा है। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। क्या जब तक कोई बड़ा कांड नहीं हो जाएगा तब तक हमारी सरकार हरकत में नहीं आएगी? यह सरासर गलत है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मैं संजय सिंह राणा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इस प्रदेश की कमान आपके हाथ में है। इस प्रदेश की 25 करोड़ जनता आप पर विश्वास कर आपके भरोसे है। उनके मान सम्मान अधिकारों की रक्षा करिए। अगर नहीं हो सकता है तो छोड़ दीजिए यह कुर्सी। आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथियों, तो जिस प्रदेश में पुलिस बेलगाम हो, जिला प्रशासन बेलगाम हो, उस प्रदेश का मालिक भगवान ही है। ऐसे में हमारी जनता का यह दायित्व बनता है कि वो अपने मुखिया को
सोई हुई मुखिया को जगाने का प्रयास करे और एक जन आंदोलन के रूप में एक नए युग के निर्माण को लेकर के एक नई क्रांति को जन्म दे, जो भारतवर्ष में शिक्षा, चिकित्सा, न्याय की वकालत करे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की नहीं, अपने पराये की नहीं, मानवता की वकालत करे। जय हिंद, जय भारत।